आप अपने कॉमन सेंस के बेसिस पे इस साइकिल को कैसे बनाएंगे सो सिखा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने एक टिपिकल प्लांट बना दिया यहाँ पे जिसके पास ऑलरेडी फ्लावर प्रेजेंट है। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत? जिसके पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एक फ्लावर प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए, तो इसको हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। सपोज कीजिए कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्या है ये? यहाँ मैंने एंथर फिलामेंट भी बना दिया और यहाँ भी मैंने क्या किया है, एंथर फिलामेंट भी बना दिया, एक साथ बनाया है। तो आप इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये क्या है, मेल गैमेट है, और ये क्या है, फीमेल गैमेट है, क्योंकि आपको पूरी हिस्ट्री पता है इसकी कि मैं इसको कहाँ से बना रही हूँ। ठीक है, अब इसको एकदम जो बिल्कुल कहा जाता है सिंपल तरीके से मैं आपको सिंप्लीफाई करने जा रही हूँ। ठीक है, अब एक है कि हम यहाँ पे मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे। ठीक है, और एक है कि हम यहाँ पे फीमेल पार्ट को सिंप्लीफाई करने का काम करेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात, अब मेल पार्ट के बारे में मैंने आपको कौन सी बात समझाई है कि क्या होगा, ये स्टैमेन होगा, STAMEN। क्या होगा? ये स्टैमेन होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से इसलिए समझना है क्योंकि 12th क्लास की बुक में जब आप 12th में यही चैप्टर पढ़ाई कर रहे होंगे तो 12th क्लास में आपको ये साइकिल नहीं बना हुआ है। बट मैं वहां बच्चों को ये नसीहत देती हूँ, कहती हूँ कि आपने क्योंकि क्लास 11th में ये साइकिल देखा था तो आप डबल फर्टिलाइजेशन में ये साइकिल वहां जरूर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो मैंने कोई नया काम इसमें नहीं किया है, मैंने इसी फ्लावर, एक टिपिकल प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर इसके मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टैमेन लिखा है तो एक पार्ट क्या है, मैंने स्टैमेन दिखा दिया, और दूसरा क्या है, मैं यहाँ पे इसको पिस्टल लिख देती हूँ, PISTIL। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब कोई बच्चा पिछली क्लास में मान लीजिए एब्सेंट था, मान लीजिए कोई बच्चा पिछली क्लास में एब्सेंट था, तो और सिंपल कर दिया, जो मैंने एक साथ एरो बनाया था, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जो स्टैमेन मैंने लिख रखा है आपको पता है कि मेल पार्ट है, तो मैंने इसके साथ दिखा दिया है। ठीक है, और पिस्टल पता है कि फीमेल पार्ट है, तो उसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, और ये मेल और फीमेल का सिंबल है, ये बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे, मेरे ख्याल से ऑलरेडी हर बच्चे को ये पता है कि एक मेल पार्ट है और एक क्या है, आपका फीमेल पार्ट है। ठीक है, अब देखिए, अब जो स्टैमेन है, स्टैमेन ऑफ एनी प्लांट और एनी फ्लावर कंटेन्स बेसिकली 2 पार्ट्स। इसके पास स्पेशली 2 पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा है हम बनाएंगे बाद में, और पहले हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। स्टैमेन के पास क्या है, सबसे ऊपर क्योंकि एंथर है तो हम यहाँ पे ऊपर एंथर लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम? एंथर लिख देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंथर लिख दिया। ठीक है, इसके बाद दूसरा पार्ट यहाँ पे कौन सा है, फिलामेंट है, मैंने यहाँ पे फिलामेंट लिख दिया है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? फिलामेंट लिखा है। ठीक है, क्लियर है? अब हम यहाँ पे टिपिकल एक एंथर ये रहा, और एक इसका ये फिलामेंट ये रहा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको लेवल भी क्लियर कर देते हैं क्योंकि एक साथ मैंने लिखा है, यहाँ पे बहुत सिंप्लीफाई कर दिया मैंने एक एंथर लिख दिया है, दूसरा मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको फिलामेंट लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब याद कीजिए थोड़ा, क्योंकि अगर मैं आपको नहीं सिखाया होता तो मे बी आप मेरे से क्वेश्चन पूछते कि इसके पीछे का रीजन क्या है कि एंथर से सीधा निकाल के हम माइक्रोस्पोरेंजियम लिख दिया है। आप जब बुक में साइकिल देखना स्टार्ट करेंगे, एंथर से सीधा एरो निकाल के माइक्रोस्पोरेंजियम लिख दिया। ठीक है, मैं बोलती हूँ आप बुक से भी अच्छा बना सकते हैं, कैसे करेंगे उसको सो देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। ठीक है, कि जब आपने इसका टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन या क्रॉस सेक्शन किया था तो आपको ऐसा टेट्रागोनल स्ट्रक्चर नजर आया था। इज इट क्लियर? यस ये मैम। क्लियर है हर बच्चे को? ठीक है, यस मैम। मैंने यहाँ पे वही बना दिया, ये वाला जो स्टेप है वो आपके बुक में स्किप किया हुआ है। बहुत ध्यान से अपने सामने एनसीईआरटी बुक का जो आपका टेबल है, मतलब साइकिल है, उसको निकाल के देखिए, उससे अच्छा साइकिल आप बनाने जा रहे हैं। ठीक है, वहां पे ये वाला स्टेप जो है उसको स्किप किया हुआ है, सीधा बताया है कि ये एंथर है, वहां से उसने माइक्रोस्पोरेंजियम बना दिया, बट कैसे बना रहा है वो, कहाँ से आया है? तो आपने क्या किया, यहाँ पे दिखा दिया है टीएस ऑफ एंथर। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? टीएस ऑफ एंथर। ठीक है,
अब जब टीएस ऑफ एंथर हमने कर ही लिया है तो क्या हम इसमें से एक निकाल के नहीं बना सकते? यहाँ पे ये हमने क्या बना दिया, यहाँ पे इन चार में से किसी एक माइक्रोस्पोरेंजियम को यहाँ पे निकाल के क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो इसी में क्या है, आपको पता है कि मैंने बोला है कि बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होने की वजह से हम इसमें बहुत सारे ऐसे सेल्स को फिल करने का काम करेंगे। ठीक है, ये फिल कर दिया मैंने यहाँ पे। अब ये सारा जो स्ट्रक्चर है आपको पता है क्या है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। व्हाट इज दिस? माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो पूछ लीजिए, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है। ठीक है, अब इसमें से क्या बनते थे, निकलता क्या था फाइनली, तो हम यहाँ पे ऐसे अलग करके क्या, हाँ माइक्रोस्पोर्स लिख देंगे हम यहाँ पे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? माइक्रोस्पोर्स लिख देंगे। क्या लिखेंगे? माइक्रोस्पोर्स। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? माइक्रोस्पोर्स लिखेंगे। ठीक है, अब ये हमने क्या किया, यहाँ पे अलग अलग करके हमने माइक्रोस्पोर्स लिख दिया। अब ये माइक्रोस्पोर्स क्या करते हैं, आगे जाके पॉलन ग्रेन बनाने का काम करता है। अब एक और जो डाउट आएगा आपके दिमाग में, अगला जो डाउट है, आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे कि जब, हाँ पहले चार में से एक को जूम करके मैंने यहाँ बनाया है। ठीक है, अब इसमें से जो सब क्या करेंगे, टेट्राड टेट्राड बनाएंगे, तो वहां पे एक टेट्राड को मैंने यहाँ पे जूम करके दिखाया है आपको कि यहाँ पे ये चार हैं। ठीक है, देन उसके बाद मैं क्या करूंगी, एक को, जो एक आगे मैच्योर होके पॉलन ग्रेन बनाने का काम करेगा, एक को जब हम जूम करके बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दो सेल्स दिखते हैं। आप जब अपने बुक में देखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ क्या है, आपको इसमें दो सेल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, आपकी किताब में उसकी लेबलिंग नहीं लिखी है, आप यहाँ पे लेबलिंग नोट कर लेंगे। जिसका साइज छोटा है, जिसका साइज छोटा है याद रखेंगे। ठीक है, जो स्मॉल है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे जेनरेटिव सेल। क्या लिखेंगे? जेनरेटिव सेल लिखेंगे। ठीक है, और जिसका साइज बिगर है, जिसका साइज क्या है आपका, बिगर है, जो साइज में ऑलरेडी बड़ा है। ठीक है, तो जिसका साइज बड़ा है उसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। क्लियर है हर बच्चे को? यस मैम। पॉलन ग्रेन जब मैच्योर होता है, नीट का क्वेश्चन है ये कि पॉलन ग्रेन, जो मैच्योर पॉलन ग्रेन होता है उसके पास कितने काइंड के सेल होते हैं, 2 3 4 5 ऑप्शन में होगा। कितने टाइप के सेल होते हैं? स्पेशली उसके पास 2 टाइप के सेल होते हैं, इन विच जेनरेटिव सेल टेक्स पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जेनरेटिव सेल जो है वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में आगे फर्दर अपना रोल प्ले करेगा। अब कैसे करेगा, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पॉलन ग्रेन जैसे स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा तो ये क्या करता है, पॉलन ट्यूब को फॉर्म करने का काम करता है, और जो क्या करेगा फर्दर आगे जाके कैसे रिप्रोडक्शन करता है वो डबल फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको ये बात बहुत आसानी से समझा रखी है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन होगा तो वेजिटेटिव सेल क्या करता है, फिर ये बैठा मुंह तो देखेगा नहीं। वेजिटेटिव सेल करेगा, जो जेनरेटिव सेल है यहाँ पे उसको ये क्या करता है, नरिशमेंट देने का काम करता है। क्या करता है ये? नरिशमेंट देने का काम करता है। ठीक है, अब क्योंकि आप यहाँ पे पॉलन ग्रेन बना के रेडी करके रख चुके हैं, ठीक है, अब इस साइकिल में आप स्पेशली देखेंगे 2 पार्ट्स हैं आपके। कौन कौन से हैं? 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो पिस्टिल जो है, अब मैं पिस्टिल को यहाँ बनाने, ठीक है, पिस्टिल का क्या मतलब है मैं समझा देती हूँ आपको। थोड़ा सा कॉम्प्रेस करके बनाना है क्योंकि स्पेस लिमिटेड है और मुझे सब कुछ समझाना भी है आपको। जैसे बहुत बड़ा बना दूंगी नीचे वाला नहीं बन पाएगा, आपको कॉपी में भी इस चीज का ध्यान रखना है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो पिस्टिल कंटेन्स स्पेशली 3 पार्ट्स। ठीक है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो बच्चे एब्सेंट भी बहुत सिंप्लीफाई तरीके से मैंने आपको बताया है, डाटा स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो बहुत आसानी से मैंने आपको यहाँ पे समझा। हाँ, अब आपकी किताब में क्या किया गया है, सीधा निकाल के
एम्ब्रियो सैक बना रहा है ये आप जानते हैं। मैं अभी लेबल नहीं करूंगी, इसको बहुत गंदा नहीं करना, मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीजें समझा रखी है, ठीक है। तो आपको पता है कि ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक बैठा है। अब यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझा रखा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ठीक उसी तरीके से ओव्यूल के अंदर आपका एम्ब्रियो सैक बना दिया है, ठीक है। अब ये एम्ब्रियो सैक को जब इनलार्ज करके, अब हाँ बुक में इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पे चारों तरफ से इस तरीके से सेल्स घिरे हुए हैं, और बीच वाले को क्या लिख दिया है, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, क्या लिखेंगे हम उसको, मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। अब ये कहाँ से जूम करके लेके आए हैं आप, यहाँ से लेके आए हैं। अब इसी के अंदर फर्दर क्या होता है, इसने आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग में उस चीज को नहीं समझा रखा है कि मेगास्पोर मदर सेल के अंदर जब यहाँ पे इसी को आगे जाके मेगास्पोर मदर सेल जो है आप 12th क्लास में जाके सीखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ मेगास्पोरोजेनेसिस का क्या मतलब है। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब है कि एक मेगास्पोर मदर सेल से एक या 7 सेल स्टेज का बनना, जो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था। कैसे, ये देखिए। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसका ये वाला पोर्शन बना रहे हैं, इन विच इन द अपर पोर्शन 3 एंटीपोडल्स आर प्रेजेंट, इन द मिडल पोर्शन 2 पोलर न्यूक्लियाई, एट द बेस 1 एग एंड 2 सिनर्जिड्स आर प्रेजेंट। मैंने लेबलिंग नहीं करी है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं इससे, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो है। अब यहाँ पे क्या किया गया, आपके बुक ने सीधा पॉलन ट्यूब बना दिया, सीधा क्या किया, वहां पे पॉलन ट्यूब को फॉर्म करने का काम किया है, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है आप लोगों को, मैंने थोड़ा एक्सपेंड करके बनाया भी उस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, जो पॉलन ट्यूब फॉर्म हुआ, क्या हुआ, पॉलन ट्यूब जो फॉर्म हुआ, ठीक है। तो यही तो गया होगा पॉलन ट्यूब के अंदर, हाँ। जाने के बाद यहाँ एक मेल गैमेट, यहाँ दूसरा मेल गैमेट, ठीक है। जो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि एक मेल गैमेट जो है ये माइटोसिस करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिख देती हूँ MITOSIS, बिकॉज ये बेचारा ऑलरेडी हैप्लॉइड है, इट्स प्लॉइड इज हैप्लॉइड है ये। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे माइटोसिस के थ्रू 2 मेल गैमेट बनाने का काम कर रहा है, जो यहाँ पे बना हुआ है, और पॉलन ट्यूब स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद बना था, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था इसके अंदर, यहाँ पे वो सब कुछ हम नहीं लिख रहे। इस एरो के ऊपर मैं आपको सिखाती हूँ, इस एरो के ऊपर आपको क्या करना है, ऐसे रिप्रेजेंट कर देना है। 1 मेल गैमेट है प्लस 1 एग के साथ जब ये फर्टिलाइज होता है, एंड द फॉर्म्ड स्ट्रक्चर विल बी zygote, ZYGOTE, and the ploidy of zygote will be diploid, that is 2n। यहाँ पे हमने zygote की प्लॉइडी क्या लिख दी है, डिप्लॉइड लिख दी है, that is 2n, ठीक है। तो ये डिप्लॉइड हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा जो स्पेस बचा है हमारे पास, जाइगोट के बाद मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है कि क्या होता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो है, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स बना देंगे, ये फर्दर एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है, जो आपको क्लास 12 में, और यही एम्ब्रियो जो है, यही आगे जाके, ज्यादा स्पेस नहीं बचा है हमारे पास, ऐसे कर देती हूँ, यही आगे जाके क्या करेगा, एक प्रॉपर स्पोरोफाइट या प्लांट बनाने का काम करता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, यही अंदर से ही लिख देती हूँ, इसको हम स्पोरोफाइट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसको, स्पोरोफाइट भी बोल सकते हैं। एज इट इज आपको कॉपी कर लेना है, यहाँ से जो सारी चीजें हैं इसको आप एज इट इज कॉपी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक हर एक बच्चा जैसे आपको लिखा है मैंने एग्जैक्टली उसी तरीके से आप कॉपी कर लीजिए। उसके आगे मैं समझाती हूँ आपको, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अभी अराइज होंगे जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको सिखाया था, एग्जैक्टली वही चीज है, कोई नई चीज मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट में नहीं सिखाई है, सारी वही चीजें हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। एज इट इज आपको क्या करना है, इसको ड्रॉ कर लेना है। मैम, हाँ बोलिए। मैम वो जो आप एम्ब्रियो सैक का वहां पर जो मेगास्पोर मदर सेल लिखी है, वो एम्ब्रियो सैक को जूम करके बनाई है ना? मैं बताती हूँ, रुकिए, देखिए, जो एम्ब्रियो सैक मैंने कहाँ पे, ये एम्ब्रियो सैक है, इसको मैंने मेगास्पोर मदर सेल लिखा है, यही ना, ठीक है। यस मैम।
क्लियर है? अब देखिए, तो मैंने आपको ये बताया कि इसी के अंदर ये, इसको मैं रब कर दूंगी, इतना पोर्शन है, ये किसी बच्चे को नहीं बनाना है, मैंने पहले ही बोल दिया है, ठीक है? इसको आपको ड्रॉ नहीं करना है। ये जो पोर्शन है इसी को मैंने पिछले क्लास में आपको बना दिया था ऐसे करके, और मैंने आपको बोला था ऊपर में 3 एंटीपोडल हैं, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई है, एक एग है, तो सिनर्जिक है। क्लियर है? ठीक है? यस मैम। तो इसके पहले, इसके बीच में क्या होता है? अब ऐसा तो है कि ये बेचारा अचानक से सीधा एक न्यूक्लिएटेड स्टेज बना के यहाँ पे बैठा होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एग्जैक्टली क्या होता है वहां पे? यहाँ पे सिर्फ एक चीज होती है कि पहले शुरुआत में ये बेचारा कभी 1 सेल्ड स्टेज होगा ना, 1 से 2 हुआ होगा, 2 से 4, 4 से 8, जिसको 12th क्लास में आपको करना है। बात समझ रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ? यस मैम, तो वो मेगास्पोर मदर सेल से डेवलप होते होते हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज और ये इन दोनों के बीच की जो जर्नी है, यहाँ से एक और टर्म आया है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए उसको, इसको मैं रब कर देती हूँ यहाँ पे, जो ये स्पेशली है बना हुआ, ये मैंने बस समझाने के लिए आपको बोला है। अब इसको थोड़ा और क्लियर करना है तो मैं एक क्या करती हूँ यहाँ पे काम, यहाँ मैं मेगा स्पोरोजेनेसिस लिख देती हूँ, मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब इतने को लिख लीजिए क्लियर करके, आपको क्या लिखना है वहां पे? मेगा स्पोरोजेनेसिस एज इट इज कॉपी कर देना है, ठीक है? अब क्लियर हो गया? अब कोई डाउट? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो किसी बच्चे को कहीं भी कोई भी डाउट हो आप पूछ लीजिए मेरे से। ठीक है? अब देखिए, तो ये साइकिल कितना अच्छा है अपने आप में, ऐसे सोचिए आप, इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि मैं लगातार आपको, मतलब 1.25 घंटे हो गए थे कल समझाते समझाते, मतलब प्रीवियस क्लास में, उतने देर तक की जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी उसको समराइज किया गया है साइकिल के अंदर। बात समझ आई आपको? और इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या दिया जाता है? लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। क्या बोला जाता है इसको? लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। जैसे आप पूछेंगे कि है क्या ये, हम इसकी हेडिंग क्या दें, हमें लिखना क्या है इसके बारे में, तो इसके बारे में आपको क्या लिखना है? लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। क्या लिखना है आपको? लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, ये आपको लिखना है। इसमें क्या लिखना है आपको? लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है? ये टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग क्या किया है आपने यहाँ पे, इस पूरे साइकिल को बनाने का काम किया। और हाँ, अभी क्लास 11th में भी ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, और क्लास 12th में भी जब डबल फर्टिलाइजेशन दिया जाता है और बच्चों को बोला जाता है कि आपको ये साइकिल बना के रिप्रेजेंट करना है, वहां पे भी ये 5 नंबर का ही क्वेश्चन है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन की सबसे बड़ी जो खासियत और बेनिफिट होता है वो ये है कि आप बिल्कुल टू द पॉइंट लिखते हैं और वहां आपका एक भी नंबर नहीं कटता है, ये सबसे बड़ा फायदा होता है 5 मार्क्स वाले किसी भी क्वेश्चन को करने का। ठीक है? अब अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको अभी भी डाउट हो, मेरे से पूछ लीजिए, फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम। ये आपका क्या था? लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है? अब आप बोलेंगे हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कॉपी के अंदर, तो आपको ठीक उसी तरीके से करना है, पहले एक पोर्शन की तरफ चलना है, जैसे मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है? जो डबल फर्टिलाइजेशन था उसको लाइफ साइकिल के फॉर्म में आपने क्या किया, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई फ्लावर है, हाँ, मैं यहाँ पे 2 प्लांट भी बना सकती थी, मैं यहाँ पे क्या कर सकती थी, 2 प्लांट भी बना सकती थी, बट उसके साथ दिक्कत क्या आती, सो देखिए, मैं यहाँ एक मेल प्लांट बना देती, एक फीमेल प्लांट बना देती, क्योंकि इस चीज के लिए कोई कॉपीराइट तो है नहीं कि दुनिया में जितने भी फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, सबके सब क्या है, बायसेक्सुअल है। मैं यहाँ पे अलग अलग भी बना सकती थी, बट मैंने अलग अलग बनाया और ये जायगोट फिर एम्ब्रियो से एक प्लांट बनाता, तो 2 में से हम किसी एक को दिखा देते ना, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी प्लांट भी हो सकता है। बात समझ आ रही है आपको? बट यहाँ पे चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सिर्फ एक प्लांट एक फ्लावर के साथ बनाते हैं। उस फ्लावर के पास 2 पार्ट होंगे, जिसमें से एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। ठीक है?
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की जब हम बात करते हैं तो उसके साथ जैसे ही आपको कोई मेल गैमेटोफाइट बोलता है किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में, तो ऑटोमेटिकली वहां पे आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए, इसका मतलब है यहाँ पे हमें एंथर और फिलामेंट के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, अब एंथर की जब हम बात करते हैं, एंथर के बारे में मैंने आपको जितना डीपली बताया है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया में क्लास 11th में कहीं भी बैठा बच्चा इतने डिटेल में इन चीजों को सीखा होगा। ठीक है, तो आपको मैंने सारी डिटेलिंग बता रखी है, तो जैसे ये पोर्शन बीच वाला आपके बुक में नहीं था तो मैंने आपको सिखाया, आप डायरेक्ट जंप करके बनाएंगे तो मे बी आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाए, तो आपको क्यों ना सिस्टमेटिक वे में ही लिखा जाए इसको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको आप जानते हैं कि टीएस करेंगे तो हमें टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट विल बी यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ पे क्या है 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, 4 में से एक को आपने जूम करके यहाँ बना दिया है। ठीक है, अब इसमें से बहुत सारे बनेंगे, मैंने यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स लिखा है जो टेट्राड बना हुआ है, तो ये मतलब थोड़ी कि 4 ही बन के बैठा हुआ, आपने तो क्वेश्चंस कर रखा है इसके रिगार्डिंग, असाइनमेंट क्वेश्चंस आपने किए हैं जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि अगर एक वहां पे माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है, और एक माइक्रोस्पोरेंजियम अगर कंटेन करता है कितने स्ट्रक्चर, एक माइक्रोस्पोरेंजियम आपका है, अगर एक माइक्रोस्पोरेंजियम कितना कंटेन करता है, 100 कंटेन करता है, तो पूरे में डेटा कैसे निकालेंगे आप, एक ही के अंदर 400 होगा, एक लोब के अंदर देखेंगे तो 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, चारों में एक साथ देखेंगे तो 1600 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, वहां पे डेटा निकालना है। और एक चीज जो मैंने आपको नहीं सिखाई थी, ये वाला पोर्शन मैंने आपको नहीं बताया था, ये एक टिपिकल पॉलन ग्रेन है। क्या है ये, एक टिपिकल पॉलन ग्रेन है जिसमें 2 टाइप के सेल होते हैं। पॉलन ग्रेन्स contain 2 types of cells in which first type of cell is known as generative cell which is responsible for taking part in reproduction। ठीक है, और वेजिटेटिव सेल है, it is responsible for providing nourishment to the developing generative cell। ये जनरेटिव सेल जो बन रहा है, डेवलप हो रहा है, जो भी करेगा उसको ये क्या करता है, नरिशमेंट देने का काम करता है। हाँ, जनरेटिव सेल का जो साइज है वो वेजिटेटिव सेल के कॉम्पैरेटिवली थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो इसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कौन सी चीज, पॉलन ग्रेन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन का आपको थोड़ा सा ये 2 टाइप का सेल समझ आया है, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता के, थोड़े पॉइंट्स बता के, फिर मैं किस चीज पे जंप करूंगी आपके लिए, फिर मैं आपको जंप करूंगी जो प्रॉपर होता है पॉलन ग्रेन, पॉलन वियाबिलिटी, 2-3 टॉपिक्स करा के फिर लास्ट टॉपिक में आपको कराऊंगी जो टाइप ऑफ लाइफ साइकिल होता है। इसको रब कर दूं मैं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत इतने में? और काफी टाइम से है ये, तो हर बच्चे ने इसको कॉपी भी कर लिया होगा, यहाँ तक करने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब पॉलन ग्रेन्स के बारे में फटाफट सुन लीजिए, और मेरे ख्याल से इतने क्लासेस से सिखाते सिखाते आप लोग ऑलरेडी इस चीज को लेके क्लियर होंगे कि कैसे कैसे और कितने तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसके अंदर से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक टॉपिक है, मैं आपको करा रही हूँ, वो टॉपिक क्या है, दैट इज पॉलन ग्रेन। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब जो आपको पॉइंट दिख रहा है वही सब हम लिखते जाएंगे। मैंने आपको ऐसे भी ऑलरेडी सिखा रखा है कि किसी चीज को रटना नहीं है, आपको उसको देख के उसके बारे में पॉइंट्स लिखते चले जाना है। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि बार बार ऐसा स्ट्रक्चर, ये जिगजैग जिगजैग आउटर लेयर बनाने का क्या मतलब है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स के पास बेसिकली और स्पेशली इसके पास क्या होते हैं, 2 लेयर्स होते हैं, 2 लेयर्स होते हैं इसके पास। ठीक है, अब ये 2 लेयर्स की जब हम बात करते हैं तो आउटर लेयर जो बाहर वाला है, बाहर वाला है तो ये दिख ही रहा है आपको, आउटर है,
इसको एक्साइन बोला जाता है, EXINE, दैट इज नोन एज एक्साइन, ठीक है। एंड द इंटरनल लेयर इज नोन एज इंटाइन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटाइन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो दो लेयर है, मैंने यहाँ पे लिखा एक्साइन और मैंने यहाँ पे लिखा है इंटाइन, ठीक है। आप ऑलरेडी दिख रहा है एक्साइन क्या है, आउटर लेयर है, एक्साइन क्या है, आउटर लेयर है, ठीक है। और इंटाइन क्या है, यहाँ पे इनर लेयर है, इनर लेयर है, इंटाइन क्या है, इनर लेयर है, ठीक है। तो ये आउटर लेयर और इनर लेयर। अब एक्साइन की हम बात करते हैं। एक्साइन किसका बना हुआ है, यहाँ स्पेस बचाने के लिए मैं इधर लिख दे रही हूँ, मेड अप ऑफ, अब एक्साइन के लिए क्या लिखेंगे हम, स्पेलिंग ध्यान से देखिए, SPOROPOLLENIN, स्पोरोपोलिनिन। किसका बना होता है, ये स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, ठीक है। अब इसके बाद जब हम लोग इंटाइन की बात करते हैं, ठीक है, अब ये किसका बना होता है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है पेक्टो सेलुलोज, पेक्टो सेलुलोज, ठीक है। और ये नाम किधर से आया, कहाँ से आया, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ, किस किस का बना होगा, सेलुलोज रनिंग में लिख रही हूँ क्योंकि आप लोग स्पेलिंग जानते हैं ऑलरेडी, या फिर पहले पेक्टो है तो पहले पेक्टिन ही लिख देती हूँ। तो ये किसका बना हुआ है, पेक्टिन एंड सेलुलोज, पेक्टिन एंड सेलुलोज का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, ये पेक्टिन एंड सेलुलोज का बना हुआ है, ठीक है। अब ये स्पोरोपोलिनिन क्या है, इज द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल इन नेचर। बाहर वाला जो ये लेयर आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज एक्साइन, ये नेचर का मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये नीट का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल इन नेचर, क्योंकि मैंने आपको एक काइटिन भी सिखाया था, ये काइटिन से भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये स्पोरोपोलिनिन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि इसको क्या जरूरत है कि ये इतना ज्यादा रेसिस्टेंस कैरी करे, ठीक है। अब आपको पता है कि कई ऐसे सीड्स होते हैं, कई ऐसे बीज होते हैं, आपने गमले में लगाया, ठीक है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 15 दिन हो गया, 20 दिन, मतलब अलग अलग वियाबिलिटी उसके लिए टर्म है, मैं बताने वाली हूँ अभी आपको। कितने टाइम तक कोई जो पॉलन ग्रेन है वो फर्टिलाइज करने के लायक है, उसको उस पॉलन ग्रेन की वियाबिलिटी बोलते हैं। दैट कैपेबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज पॉलन वियाबिलिटी, ठीक है। तो ये पॉलन वियाबिलिटी मतलब प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, इसका एक्साइन लेयर करता है। कौन करता है, इसका एक्साइन लेयर करता है, ठीक है। क्योंकि ये किसका बना हुआ है, स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ है। हाँ, ये पेक्टोसेलुलोज जो है थोड़ा सा, अब ऐसा नहीं बहुत ज्यादा, थोड़ा सा कंपैरेटिव टू एक्साइन लेयर, ये पेक्टोसेलुलोज जो है, क्योंकि ये बना हुआ है पेक्टोसेलुलोज का, ये थोड़ी सी उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे करता है, ठीक है। तो ये क्या है, थोड़ा सा इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। यहाँ मैं लिख देती हूँ ऐसे एरो देके, प्रोवाइड्स सम फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि ठीक है, एक्साइन है, ये चारों तरफ से इसको पैक करके बंद करके बैठा हुआ है। आप जहाँ बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, जिस रूम में बैठे हैं, अब जो दरवाजा है उसको सीमेंट वगैरह ईट लगा के मैंने बंद कर दिया वहां पे, आप फिर किधर से बाहर जाएंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हाट अबाउट पॉलन ट्यूब।
जब इसको बंद कर दिया हमने चारों तरफ एग्जाइन से, तो फिर कहाँ से निकलेगा पॉलन ट्यूब? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे जहां जहां पे एग्जाइन क्या है, एब्सेंट होगा, जहां जहां पे क्या है, एग्जाइन एब्सेंट होगा, तो एक होल बनेगा ना, वहां पे स्पेस खाली होना चाहिए, वहां पे एक होल या पोर, उसको बोलेंगे दैट इज नोन एज जर्म पोर। क्या बोलेंगे हम उसको? जर्म पोर बोलेंगे। तो जर्म पोर कहाँ होगा? जहां स्पोरोपोलिनिन नहीं होगा। आसान हो गया। जहां जहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगा वहां पे जर्म पोर होगा। और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जर्म पोर इन पॉलन ग्रेन्स? अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि जर्म पोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब जर्म पोर अगर पॉलन ट्यूब बनने देगा ही नहीं, कहीं से कोई एंट्री एग्जिट है ही नहीं, तो कैसे पॉसिबल है कि वहां पे क्या बन जाए, पॉलन ट्यूब बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करेगा, उसको क्या करेगा, पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये जर्म पोर का सिग्निफिकेंस हो गया कि जहां जहां पे जर्म पोर जहां भी है उसके केस में क्या होगा, वहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगा, वहां पे क्या होगा, स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगा। यहाँ मैंने लिख दिया एब्सेंट, स्पोरोपोलिनिन विल बी एब्सेंट। ये क्या होगा, वहां पे एब्सेंट होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? क्लियर है? यस मैम। ठीक है। ये एक सिंपल तरीके से, बहुत बेसिक था, बहुत मतलब जो आपको जितना सिंपली समझ आ सकता था बस मैंने उतना बताया है, ठीक है। आप खुद भी बुक पढ़ के रख चुके हैं, आपने बुक रीड करके देखा है, आपको पता है ये एक्सप्लेनेशन आपने कहीं भी नहीं देखा होगा, बट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स के पास 2 लेयर्स होते हैं, जिसमें से बाहर वाले को एग्जाइन बोलते हैं, अंदर वाले को इंटाइन बोलते हैं। एग्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन विच इज द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल इन द नेचर, ठीक है। और यही क्या करता है, पॉलन वियाबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। वियाबिलिटी का मतलब द स्पेशल टाइप ऑफ एबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, जो कि मतलब ये ऐसी स्पेशल एबिलिटी है जो पॉलन ग्रेन को तब तक कैपेबल बना के रखता है, जैसे आपके घर में जो आप चावल गेहूं जो खाते हैं ना, ठीक है, उन सब की पॉलन वियाबिलिटी 30 मिनट की होती है। नीट का क्वेश्चन है कितने टाइम का, क्योंकि बहुत कॉमन है ये चावल गेहूं, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो इन दोनों चीजों का यूज नहीं करता खाने में। आप बोलेंगे मैं तो रोटी खाता ही नहीं, मैं ब्रेड खाता हूँ, बिस्किट खाता हूँ, जो भी आप खा रहे हैं उसको बनाने में क्या लग रहा है, आटा लग रहा है। आटा किससे बन रहा है, व्हीट से बन रहा है। तो राइस और व्हीट और चावल तो खैर बहुत कॉमन है इंडिया में, बेसिक सबसे पहले यही खाया जाता है, जो मेन फूड सोर्स के लिए जिसको जाना जाता है। तो इनकी वियाबिलिटी 30 मिनट तक की है। नीट के क्वेश्चन में पूछा जाता है 30 मिनट। याद रखेंगे कि अगर आप राइस और व्हीट की पॉलन वियाबिलिटी याद रखते हैं, राइस और व्हीट की, अब टर्म क्या बोला है मैंने यहाँ पे, पॉलन वियाबिलिटी, पॉलन वियाबिलिटी, ठीक है। और ये पॉलन वियाबिलिटी राइस एंड व्हीट की कितनी होती है, 30 मिनट, 30 मिनट की इनकी पॉलन वियाबिलिटी होती है, 30 मिनट की होती है, ठीक है। अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाइन लेयर की एक स्पेशल सीड है जिसको ल्यूपिन बोला जाता है। उसका साइंटिफिक नेम है ल्यूपिनस आर्क्टिकस। क्या नाम है उसका? यहाँ पे मैं ल्यूपिन लिख दे रही हूँ, उसके बाद में क्या लिख रही हूँ, ल्यूपिनस आर्क्टिकस, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है ल्यूपिन, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम है LUPINOUS। इसको रनिंग में ही लिखते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, ये मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा। स्पेलिंग मैंने लिखा है LUPINOUS। कुछ कुछ बुक्स में आपको देखने को मिलेगा LUPINUS, एक ही बात है, दोनों सही है। ल्यूपिनस आर्क्टिकस, ARCTICUS, ल्यूपिनस आर्क्टिकस should be underlined separately according to binomial nomenclature which was proposed by Carolus Linnaeus। जिसको प्रपोज करने का काम किन्होंने किया था, कैरलस लिनियस ने किया था, ठीक है। तो ये एक स्पेशल टर्म है, सारे क्वेश्चंस हैं इसमें टोटल
पॉलन ग्रेन के एक्सटर्नल लेयर को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 एक्साइन बोलते हैं। इसके इंटरनल लेयर को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 इंटाइन बोलते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्सटर्नल लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन्स? क्वेश्चन नंबर 3 क्या नेचर है इसका? मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरनल लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन्स? मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, सो रेफर्ड एज पेक्टोसेलुलोज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पॉलन वियाबिलिटी क्या होती है? पॉलन वियाबिलिटी इज द स्पेशल फीचर, स्पेशल एबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। किस चीज के लिए? जो इसको ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि ये उतना टाइम तक जाके उसको फर्टिलाइज कर सकता है। मतलब कि राइस और व्हीट जो बहुत कॉमनली जो आप अपने फूड सोर्सेज में खाने का काम करते हैं, 30 मिनट के बाद जैसे ही पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ उसके 30 मिनट के बाद वो खराब हो जाएगा। 30 मिनट के बाद अगर वो लैंड भी करता है स्टिग्मा पे जाके तो उसको फर्टिलाइज करने का काम नहीं करेगा। ठीक है। और इसकी ल्यूपिन की 10,000 10,000 बोल रही हूँ मैं, 10,000 ईयर्स ओल्ड जो पॉलन ग्रेन्स थे वो विएबल मिले हैं। पॉलन ग्रेन्स जो थे वो विएबल मिले हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, आप अंदाजा लगा लीजिए कि 10,000 साल यही होते हैं, 10,000 ईयर्स। इस ल्यूपिन के 10,000 साल पुराने क्या मिले हैं? पॉलन ग्रेन्स हमें मिले हैं। खुदाई के बाद इधर उधर देखने को मिलते हैं, तो उसको माइक्रोस्कोप में जाके ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर उसको स्टिग्मा पे लैंड करा के देखा गया तो पता चला कि वो क्या कर सकता है? फर्टिलाइज कर सकता है, पॉलन ट्यूब बना सकता है। उस बेसिस पे ये कंक्लूजन निकाला गया कि अच्छा क्या है, मतलब इसकी विएबिलिटी अभी तक बनी हुई है। कितनी है? मैक्सिमम 10,000 ईयर्स तक है। ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे बता ही रखे। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है यहाँ पे। कौन सी चीज आती है? सो सुन लीजिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलन एलर्जी। क्या बोलते हैं हम लोग जिसको? पॉलन एलर्जी बोलते हैं। ठीक है। अब मैं आपको सिखा देती हूँ कि पॉलन एलर्जी क्या होता है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आप लोग एलर्जी का क्या मतलब समझते हैं? बताइए। आप लोग में से कोई भी स्टूडेंट मुझे ये बता दीजिए कि आप लोग एलर्जी का क्या मतलब समझते हैं। बताइए, एलर्जी मतलब बोलिए। मैम ये वो कंडीशन होता है जिसमें रिएक्ट करता है। आवाज कट के आ रही है मुझे। कोई और स्टूडेंट? क्या आपकी क्लास में जितने बच्चे अभी बैठे हुए हैं उसमें से सिर्फ एक ही स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ मैं, बाकी बच्चे बिल्कुल नील होके बैठे रहते? क्या दिक्कत है आप लोगों को? आप लोगों में से अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम पैसिव होके बैठे हुए हैं, बस हम लेक्चर सुनते हैं और हर क्लास में हम बाहर हो जाते हैं, जैसे ही मैंने होमवर्क पूछना स्टार्ट किया तब तक मैं लीव करके आप बैठ जाते हैं, उसमें तो सेकंड से भी कम टाइम लगता है। करना क्या है? लीव पे क्लिक करना, बाहर चले जाते हैं। किसी दिन आपकी बजाय आपके पेरेंट्स को बिठाऊंगी मैं पीटीएम के ये पे। आपके पेरेंट्स नंबर तो सबका है ही एडमिन डिपार्टमेंट में, ठीक है। आपके पेरेंट्स को बिठा के मैं वहां पूछूंगी कि क्या रीजन है कि आपका बच्चा ना तो जवाब देता है ना वो प्रॉपर होमवर्क करता है। तो मेरी क्लास में पैसिव होके मत रहिए, पहले मैंने आपको बोल रखा है, बिकॉज 90 से नीचे वाले बच्चे फेल हैं। मैं आपको समझा समझा के थक चुकी हूँ, बट आपको मेरी बातें समझ नहीं आती। बाकी स्टूडेंट से भी बहुत कॉमन चीज है। मैं पूछ रही हूँ एलर्जी का मतलब आप लोग क्या जानते हैं? ऐसा थोड़ी, अब आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें आपको बहुत ज्यादा फ्रीडम प्रोवाइड की गई है कि कोई बच्चा अगर हिंदी में समझता है, हिंदी में लिखना चाहता है, आपको उसको नंबर देना है, तो आपको बोलने में क्यों हेजिटेशन होती है? मैं आपको थोड़ी कोई पनिशमेंट दे रही हूँ यहाँ से बैठे बैठे कि मैं आपको यहाँ से एक थप्पड़ मारूं तो वहां लग जाएगा आपको, नहीं। तो जवाब दीजिए, कम से कम जो भी आपको चीजें समझ में आती है उसको बोलना स्टार्ट कीजिए। बोलिए। मैम ये एक कंडीशन है जिसमें किसी भी फॉरेन सब्सटेंस का हम लोग के ऊपर बॉडी में लैंड होने की वजह से हम लोग का इम्यून सिस्टम एबनॉर्मली रिएक्ट करता है। हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और कुछ? जब हम और लोग किसी भी ऐसे चीज को खा लेते हैं जिससे हम लोगों को प्रॉब्लम है तो हम लोग बीमार हो जाते हैं। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, इन्हीं सब में मिक्स करके मैं थोड़ी करेक्शन करके आपको बताऊंगी। और बोलिए। 2-3 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे प्रणय, प्रतिष्ठा, राहुल, ऋतु जो भी है, एक आर के नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, जो भी बच्चे हैं बोलना स्टार्ट कीजिए। ठीक है। मैम प्रतिष्ठा ही बताया। अच्छा अच्छा, सॉरी। हाँ और बोलिए। और स्टूडेंट्स देखिए, अब मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करूंगी, सही बोल रहे थे आप लोग।
जो आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कुछ रिएक्शन होता है, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अभी भी काम कर रहा है। अब इसको स्पेशली मैंने क्यों पूछ लिया आपसे, क्योंकि अभी हर जगह हंगामा मचा हुआ है, कोरोना 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 बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीट के रखा हुआ है, जबकि इसकी डेथ रेट जो है वो डेंगू से कम है, ठीक है, उससे कम है उसके कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, क्या है आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जैसे हम 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई छोटा बच्चा हो हमारे से पूछता है, हमें इम्यून सिस्टम नहीं समझ आता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, तो उसको कॉमनली हम क्या सिखाते हैं, हम कहते हैं कि आपकी बॉडी में सेल्फ एक डॉक्टर बैठा हुआ है जो सबसे पहले आपका ट्रीटमेंट करने का काम करता है, बाद में आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका क्या है यहाँ पे इम्यून सिस्टम है, ठीक है। अगर आप कोई ऐसी चीज आपकी बॉडी में जाती है, वो खाने के थ्रू भी हो सकता है, सबसे ज्यादा सबसे कॉमन जो है वो आपके नेजल पैसेज के थ्रू जाता है, नॉस्ट्रल्स के थ्रू जाता है। जैसे कि आप देखते हैं मास्क लगा के चल रहे हैं सारे, वो गवर्नमेंट ने हर जगह इसको अप्लाई किया हुआ है, बट वायरस कोई भी हो ना, दुनिया का कोई भी वायरस हो, वो जो बैक्टीरिया के लिए फिल्टर बनाया होता है ना, उससे भी फिल्टर हो जाते हैं। मास्क अगर है, आप मास्क अगर लगा रहे हैं तो इस चीज की गारंटी नहीं है कि अगर कोरोना वायरस आपके मास्क के ऊपर गया तो आपके नोज के थ्रू अंदर नहीं जाएगा। फैक्ट है, आप चेक करके देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा। खैर मिथ्स की कमी नहीं है, बहुत सारा ढिंडोरा पीट के रखा हुआ है सबने। तो वायरस इतने छोटे होते हैं, तो कोई भी चीज जब आपकी नेजल पैसेज के थ्रू या फिर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, या फिर आपके फूड पाइप दैट इज इसोफेगस के थ्रू अगर वो आपकी बॉडी में जाता है, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, वो 2 टाइप के उसमें सेल्स होते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि आसान है, तो मैं आपको बस इतनी बात समझाऊंगी। उसमें से एक बी सेल होता है और दूसरा टी सेल, सेल और टी सेल, ये याद हो सकता है आपको। तो एक को टी हेल्पर सेल बोलते हैं और दूसरे को बीटा लिम्फोसाइट बोलते हैं, ठीक है, वो सब आप भूल जाइए। टी सेल या टी हेल्पर सेल आपको इजिली इस वजह से याद रहेगा क्योंकि अगर किसी पेशेंट का हार्ट खराब हो गया, उसको बाहर से हार्ट लगाने की जरूरत है, ठीक है, तो जैसे ही इम्प्लांट हुआ उसकी बॉडी में, तो उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद ही उसको रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, मतलब धक्का मार के बाहर करेगा, क्योंकि वो बेचारे को कुछ नहीं पता, सिर्फ सेल्फ और नॉन सेल्फ पता है। जैसे अभी अमर सिंह की डेथ हुई है, पता ही आपको, न्यूज में आ रहा है कि किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था और मतलब कुछ टाइम हुआ था, उसका डेथ हो गई। तो रीजन क्या है, बॉडी के इम्यून सिस्टम ने उसको जंप मारा होगा। तो जिसका भी ट्रांसप्लांटेशन होता है, अगर आपके नोन में कोई भी पर्सन हो आपकी लाइफ में, कोई भी जिसकी बॉडी में आई लगा हो, हार्ट लगा हो, किडनी लगा हो, कुछ भी ट्रांसप्लांट हुआ हो, उसको जाके पूछिएगा तो वो पेशेंट आपको क्या बताएंगे, वहां पे हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि टिल डेथ, हमारे मरने तक हमें ये मेडिसिन खानी है। वो किस चीज की मेडिसिन होती है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स होते हैं, मतलब आपके इम्यून सिस्टम को दबाने वाले, ठीक है। अब इस पॉलन एलर्जी पे आ जाइए। पॉलन डस्ट वगैरह जो होता है बहुत कॉमन होता है, बहुत सारी सीजन में आपको पता है कि फ्लावरिंग सीजन है, जब फ्लावर्स बहुत ज्यादा है, पॉलन ग्रेन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है। मैंने आपको एक एजेंट इसका अनीमोफिली समझाया था, याद आया हर बच्चे को? क्या समझाया था मैंने आपको? अनीमोफिली मतलब विंड के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो विंड के थ्रू जब पॉलिनेशन हो रहा है, आपके नेजल पैसेज के थ्रू अंदर चला गया, अंदर गया, इसके बाद आपको लगातार छींके आनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी आईज रेड हो जाएगी, आंख से नाक से सब जगह से पानी निकलना स्टार्ट हो गया, आपका पूरा फेस रेड हो गया। क्या हो रहा है उस कंडीशन में? उस कंडीशन में ये हो रहा है कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम, आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है, हाइपर एक्टिव हो गया। एक्टिव तो है, आप बोलेंगे हम एक्टिव क्यों नहीं लिख सकते, तो एक्टिव तो अभी भी है। आप अभी बैठे हैं, आपको क्या पता आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कितने कितने इन्फेक्शन से लड़ने का काम कर रहा है। छोटे मोटे बैक्टीरिया से तो हमेशा लड़ रहा होता है, जब वो डिफीट हो जाता है, जब वो हार जाता है, तब आपको कोई बीमारी होती है, जैसे सर्दी खांसी फीवर, बहुत सारे कॉमन बैक्टीरियल कोल्ड हो, वायरल कोल्ड हो, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपका इम्यून सिस्टम खुद ही वहां पे फाइट कर रहा होता है, ठीक है। तो वैसे केसेस में क्या होता है, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, जितना एक्टिव उसको नहीं होना चाहिए। आप अभी बैठे हैं, अभी तो नहीं आपके साथ कोई वैसा रिएक्शन हो रहा है, बट वैसे कंडीशंस में क्या होते हैं, कुछ वैसे रिएक्शंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपका इम्यून सिस्टम इतना बेचैन हो जाता है, आप इतने परेशान हो जाते हैं कि आपको कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है, आप लगातार छींके जा रहे हैं। आपको पता है ना, फैक्ट है, आपको पता भी है कि जब कोई
बंदा स्नीजिंग कर रहा होता है तो उसकी स्पीड मोर देन 60 किलोमीटर पर आवर होती है और आपकी आंखें बंद होती है उस टाइम, तो आप लगातार ऐसे चीखते रहेंगे तो आप एग्जामिनेशन में बैठे होंगे, फिर तो आप कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। तो उस कंडीशन में ये है कि आप भागते हुए जाते हैं केमिस्ट के पास और उसको बोलते हैं कि हमें ना एलर्जी की दवा चाहिए, ठीक है। वो आपको उस टाइम क्या करते हैं, या तो वो सेट्रिजिन दे देंगे, बहुत कॉमन है, गांव देहात शहर सब सारे बच्चे इसका नाम जानते हैं, ठीक है। एविल है, बहुत सारी मेडिसिन है एलर्जी की। एलेग्रा है जिसको खाने के बाद ये रिस्पॉन्सेज जो है बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, कोई 5 मिनट में ठीक हो जाता है, कोई 10 मिनट में, कोई 1 घंटे में, ठीक है। तो उसके केस में क्या होता है, अब यहाँ से क्वेश्चन तक मैं आपको लेके चली गई। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी पर्सन को पॉलन एलर्जी हो तो पॉलन एलर्जी के केस में क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, आपकी बॉडी का जो क्या है इम्यून सिस्टम है, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। ये हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, जैसे होता नहीं कि हमने किसी को कुछ बोला तो वो लगातार 10 दिन तक लड़े जा रहा है उसी बात को लेके, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहा है, मैंने तो कोई वैसी बात बोली नहीं। तो हाइपर मतलब मोर देन नॉर्मल चीजों से बहुत ज्यादा, तो हाइपर एक्टिव हो जाता है उस केस में, ठीक है। क्या होता है, होता ये है कि आपकी बॉडी के टी हेल्पर सेल्स, लिख रही हूं मैं यहाँ पे, नीट का क्वेश्चन है क्योंकि आपकी बॉडी के टी हेल्पर सेल्स, ठीक है, आपकी बॉडी के टी हेल्पर सेल्स वहां पे क्या करते हैं, उससे फाइट करने का काम करते हैं। क्यों फाइट करता है, रीजन क्या है, बिकॉज ये क्या कर सकता है, इट कैन ओनली recognize between सेल्फ और नॉन सेल्फ। मतलब जैसे आप जब बहुत बड़े हो जाते हैं, फीवर हो, कोई बोलता है कि हाँ भाई इंजेक्शन लेना पड़ेगा, तो आप किसी तरीके से जाके ले ही लेते हैं, कितना भी डर लगे। लेकिन किसी छोटे बच्चे को वहां पे पकड़ के ले जाइए तो वो भाग जाएगा पहले ही वहां से। उसको क्या पता है क्या मेरे लिए सही है, मतलब क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है, उसको पता है इससे पेन होगा तो भाग जाएगा वहां से उसके। ठीक वही हाल यहाँ पे किसका है, टी हेल्पर सेल्स का है, क्योंकि it can only recognize between self और नॉन सेल्फ। सिर्फ इसको इतना पता है क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है, ठीक है। ये हर चीज पे अप्लाई होगा, किसी के बॉडी में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है वहां भी अप्लाई होगा, हर चीज में क्या होगा, ये चीज, ये फैक्ट अप्लाई होगा, ठीक है। अब एक और इसके इम्यून रिस्पॉन्स के फॉर्म में क्या आएगा, आपकी बॉडी के जो मास्ट सेल्स होते हैं, आपकी बॉडी के जो क्या होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये मास्ट सेल्स क्या करते हैं, हिस्टामिन सिक्रीट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, ये हिस्टामिन सिक्रीट करने का काम करते हैं। अब मैंने आपको बोला कि आप केमिस्ट के पास जाते हैं तो आपको सेट्रिजिन, एलेग्रा, एविल वगैरह मेडिसिन दी जाती हैं, तो उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, वो क्या होता है इसके अगेंस्ट में, ठीक है, टू कंट्रोल एलर्जिक सिचुएशंस, टू कंट्रोल एलर्जिक सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एंटी हिस्टामिन ड्रग्स दिए जाते हैं। क्या दिया जाता है उनको, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स दिए जाते हैं। क्या दिया जाता है उनको, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स दिया जाता है। मास्ट सेल्स जो है जो हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं, ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा सेल है आपके इम्यून सिस्टम में जो सिर्फ सेल्फ और नॉन सेल्फ में रिकॉग्नाइज करता है, टी हेल्पर सेल, ठीक है। ग्राफ्ट रिजेक्शन, जैसे किसी दूसरे पर्सन का कोई ऑर्गन अगर लगा है ना किसी की बॉडी में, उसको साइंस में ग्राफ्ट बोला जाता है, GRAFT, ग्राफ्ट, ऑर्गन नहीं बोल के वहां पे उसको ग्राफ्ट बोला जाता है। तो कौन सा ऐसा सेल है जो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या होगा वहां पे, टी हेल्पर सेल। हिस्टामिन कौन सिक्रीट करता है, मास्ट सेल सिक्रीट करता है, ठीक है। इसको उल्टा भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो एलर्जिक रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कौन से टाइप की ड्रग्स और मेडिसिन आपको लेनी पड़ती है,
एंटी हिस्टामिन ड्रग्स लेने पड़ते हैं। तो मैंने आपको पॉलन ग्रेन में 2 टाइप ऑफ सेल, व्हाट इज पॉलन वियाबिलिटी, व्हाट इज पॉलन एलर्जी, सब कुछ मैंने आपको समझा रखा है। और मैंने आपको इसमें जितने क्वेश्चन दिए हैं ना, मेरे से आप स्टैम्प पेपर लाके साइन करवा लीजिए। आप सैंपल पेपर नीट का उठा के, बोर्ड तो बहुत दूर की चीज है, ठीक है, बोर्ड तो आप जब नीट में सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो बोर्ड तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। और अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको 2020 का नाम दिया गया, हालांकि 1 साल अभी लगेगा उसको इम्प्लीमेंट होने में, उसको इम्प्लीमेंटेशन में आने में, ठीक है। तो अब तक कि हम पेपर बना के दे रहे हैं, हमें उसमें एमसीक्यूज नहीं देने होते थे, हमें मना किया जाता था कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं दे सकते हैं। हमारे पास सेक्शन ए के जो 5 क्वेश्चन होते थे वहां पे, उसमें भी हम एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चे को नहीं दे सकते। बट अब क्या है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जोड़े जा रहे हैं, कुछ सिलेबस भी आपका कम किया जाएगा, बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज के साथ आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर है और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लास्ट टॉपिक मैं आपको कराऊंगी जो आपका क्या है, लाइफ साइकिल। आपका क्या है वहां पे, टाइप ऑफ लाइफ साइकिल्स जो है उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक इतने टॉपिक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। क्लियर है? यस मैम। अब देखिए, अगला टॉपिक मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट करने जा रही हूँ और वो अगला टॉपिक क्या है आपका, टाइप ऑफ लाइफ साइकिल्स। क्या है वो, टाइप ऑफ लाइफ साइकिल्स, ठीक है। अब लाइफ साइकिल को जब मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को, तो क्योंकि मैंने आपको एक क्लास में और बता रखा है, तो इसलिए उतनी दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में। ये सब रब कर देती हूँ। हर एक क्वेश्चन था इसमें, ईच एंड एवरी टर्म ऑन द ब्लैक बोर्ड, जो भी आपको दिख रहा है इसमें, एक एक शब्द क्या है, क्वेश्चन है। आप जाके सैंपल पेपर उठा के और सबको टिक करके ले आइएगा, सबको जाके देखिएगा। कई बच्चों का ऐसा काम होता है कि वो उसको एनालाइज कर रहे होते हैं कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए फ्रूटफुल है या नहीं है। हम पढ़ाई तो कर रहे हैं इतनी, बट क्या वो क्वेश्चंस आते हैं, वो एग्जाम में पूछा जाता है या फिर हमारे से नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब ऐसा कि मैंने एमएससी तक का पढ़ा और उसके अंदर से एक भी क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा है, तो कोई फायदा नहीं है वैसी पढ़ाई का। आपको भी उतना ही करना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, फोकस्ड स्टडी करनी है आपको, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अगला टॉपिक जो मैं आपको कराने वाली हूँ वो क्या है, यहाँ पे आपका लाइफ साइकिल है। क्या है वो, लाइफ साइकिल है, ठीक है। तो लाइफ साइकिल का क्या मतलब है, प्लांट किंगडम में लाइफ साइकिल का क्या मतलब है, आपको मैंने प्लॉइडी सिखा रखी है कि कोई भी चीज या तो हैप्लॉइड होगा या क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, लाइफ साइकिल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लाइफ साइकिल्स की बात करते हैं। लाइफ साइकिल्स की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। साइकिल का क्या मतलब है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, हर जगह आप लोग क्या सुनते हैं, साइकिल 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 सुनते आ रहे हैं। तो साइकिल का क्या मतलब होता है बताइए, हम साइकिल कहाँ लगाते हैं, किस जगह पे हम टर्म साइकिल यूज करते हैं। मैम जब कोई भी इंटरलेट होके इवॉल्व होता जाता है या फिर इंटररिलेटेड टर्म्स को दिखाने के लिए। देखिए, ये बना दिया मैंने साइकिल, इतना दूर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, जैसे कार्बन साइकिल पढ़ते हैं आप, ठीक है। तो वाटर साइकिल उससे भी आसान ले लीजिए 9th क्लास का, जो उससे भी छोटे, मेरे ख्याल से एग्जामिनेशन में जब हम लोग राउंड लगाते हैं तो मैंने 6th क्लास के बच्चे को देखा वाटर साइकिल बनाते हुए, ठीक है। वहां से बच्चे पढ़ते वहीं पे आते हैं। अगर आप रेन ड्रॉप्स को ही देखना स्टार्ट करते हैं तो वो जो साइकिल चलता है वो जहां से निकला था वहीं चला जाता है फिर वापस। साइकिल का मतलब है जिस चीज को आप जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं खत्म कर रहे हैं। अभी अभी मैंने आपको एंजियोस्पर्म्स का लाइफ साइकिल समझाया, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स में क्या है, आपने एक स्पोरोफाइट से स्टार्ट किया था, याद आया आपको अभी अभी, आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, उसको स्पोरोफाइट से स्टार्ट किया था, टर्मिनेट कहाँ किया उस चीज को, वहीं टर्मिनेट कर दिया ले जाके, उसको क्या किया आप लोगों ने, वहीं ले जाके टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी किसकी पढ़ाई स्टार्ट होती है, लाइफ साइकिल की पढ़ाई स्टार्ट होती है। मैंने आपको साइकिल का मतलब इसलिए पूछा ताकि आपको यहाँ पे बात समझ आए कि साइकिल में हम क्या करने वाले हैं और कैसे कैसे हम यहाँ पे डिवीजन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो 3 टाइप के हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहले साइकिल को रिप्रेजेंट करने का काम करने वाले हैं। मैंने आपको एक दिन बताया भी था, दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा,
क्योंकि आप एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, एक हम यहाँ पे लिख देते हैं हैप्लॉन्टिक, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे लिख देते हैं डिप्लॉन्टिक, ठीक है। थर्ड हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। दूसरा हम क्या लिख देते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है। मतलब थर्ड हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लिखा है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब हम यहाँ पे हैप्लॉन्टिक लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हैप्लॉन्टिक। तो साइकिल बोला है तो तीनों में बनाइए साइकिल। ये बना दिया मैंने यहाँ पे एक सर्कल, ये भी बना दिया मैंने यहाँ पे एक सर्कल, और यहाँ पे भी मैंने बना दिया एक सर्कल, ठीक है। आसान हो गया आपके लिए। अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, हैप्लॉन्टिक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम इसको, फर्स्ट वाले को हम क्या बोल रहे हैं, हैप्लॉन्टिक बोल रहे हैं, ठीक है। इसको डिप्लॉन्टिक बोल रहे हैं और इस थर्ड वन को हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोल रहे हैं। अब नाम क्या है, हैप्लॉन्टिक है। नाम क्या है, हैप्लॉन्टिक है। ए मिस हो गया यहाँ पे, नाम क्या है इसका, हैप्लॉन्टिक है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे हैप्लॉइड फेज क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या होगा, हैप्लॉइड फेज ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको श्रिंक कर देना है। किसको श्रिंक करना है हम लोगों को, कौन सा फेज को श्रिंक कर देना है, डिप्लॉयड फेज को। मतलब ये क्या होगा, जाइगोट के बाद जो भी हो, जाइगोट आपको पता है कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है, मतलब ये 2n वाला फेज है और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, हैप्लॉयड वाला फेज है। यहाँ पे क्या है, हैप्लॉयड वाला फेज है, ठीक है। तो ये हैप्लॉयड फेज जो है, हैप्लॉन्टिक है, तो पहले मैं हैप्लॉयड लिखती हूँ यहाँ पे, हैप्लॉयड फेज, फेज रहने दीजिए तो स्पेस नहीं है, ठीक है। तो हैप्लॉयड वाला जो फेज है यहाँ पे, ये डोमिनेट करेगा किसके ऊपर, डिप्लॉयड फेज के ऊपर। किसके ऊपर, डिप्लॉयड फेज के ऊपर। अच्छा, इतना समझने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो मैम। इतना समझने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? और जाइगोट बनने के पहले यहाँ पे क्या होता है, जो जाके मिले होंगे और बने होंगे, जैसे 2 लाइन मिला के आप यहाँ पे ले जाके मिला दीजिएगा, ठीक है। उसके पहले क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस होता है। क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस होता है। क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस होता है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? क्या होता है आपका, गैमीटोजेनेसिस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही किया है कि गैमीटोजेनेसिस को डोमिनेटिंग फेज दिखा दिया है, और जो आपका क्या था यहाँ पे, जो जाइगोट फॉर्म होने के बाद, मियोसिस के बाद फिर से क्या करेगा, अब जाइगोट है यहाँ पे, आगे जाके जो भी बनाए, जो भी डिवीजन करे, कुछ भी करे, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ पे फिर से मियोसिस कर रहा है, क्या कर रहा है, मियोसिस कर रहा है, फिर से अगर क्या कर रहा है, जाइगोट आगे जाके कुछ भी बनाए, अगर ये फिर से मियोसिस का प्रोसेस कर देगा, मियोसिस करने के बाद ये फिर से क्या करेगा, स्पोर्स बनाएगा। क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा। और ये स्पोर्स का नेचर कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा। क्या होगा, हैप्लॉयड। मैम एक बार फिर से बताइए ना। जिसकी वजह से ये पूरा साइकिल जो है, हम इसको क्या बोलते हैं कि ये हैप्लॉन्टिक फेज यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, और जो डिप्लॉन्टिक फेज था आपका यहाँ पे, वो क्या कर रहा है, सप्रेसिव फेज है। मतलब वो बेचारा सप्रेस हो रहा है, किससे, आपका हैप्लॉयड फेज से, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एग्जांपल्स की बात करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे एल्गी ऐसे होते हैं वेरियस एल्गी ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, इस फेज को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। जैसे वॉल्वॉक्स, जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर था, आपने सीख रखा है, ठीक है। इसके बाद स्पाइरोगायरा आपने सीख रखा है। क्या सीख रखा है आपने, स्पाइरोगायरा आपने सीख रखा है। क्योंकि ये कैसा है, प्रिमिटिव टाइप का है। ये कैसा है, ये
प्रिमिटिव टाइप का है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये साइकिल सिर्फ किसमें देखने को मिलता है, सिर्फ एल्गी में देखने को मिलता है, ठीक है। एक और 0 लेवल का है आपका क्लेमाइडोमोनास। इतने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? हैप्लॉन्टिक फेज में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नहीं। अब देखिए डिप्लॉन्टिक फेज बता रही हूँ मैं आपको। अब आपको क्या करना है, इसको एज इट इज बना लीजिए। यहाँ पे इसको क्या करना है, एज इट इज बना लेना है। और तरीका और टेक्निक ये है इसके बनाने का, यहाँ पे हैप्लॉइड वाला फेज डोमिनेट कर रहा था, यहाँ पे डिप्लॉइड वाला फेज डोमिनेट कर रहा, उल्टा कर देंगे हम। यहाँ पे 2n लिख दिया, ऊपर में यहाँ पे डिप्लॉइड लिख दिया, यहाँ पे l लिख दिया, और ये क्या हो गया, हैप्लॉइड हो गया। किसी को कुछ पूछना है क्या? आवाज आ रही है मेरे ख्याल से, कोई कुछ पूछना चाह रहा है। यहाँ हमने क्या कर दिया, हैप्लॉइड ऊपर में कर दिया हमने, ठीक है। अब बुक में क्या है, आपके उल्टा करके बनाया हुआ है, बट मैं आपको थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैंने बोला कि हम यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, एज इट इज उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको बना देंगे। बस हमने क्या किया, जहाँ पे हैप्लॉइड लिखा था वहां डिप्लॉइड लिख दिया, जहां हमने डिप्लॉइड लिखा था वहां पे हमने हैप्लॉइड लिख दिया, ठीक है। मैम फर्स्ट वाले का एग्जांपल ऑर्थोडॉक्स नहीं होगा? किसका? फर्स्ट वाले में जो एग्जांपल आप लिखे हैं उसमें ऑर्थोडॉक्स नहीं होगा? क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, फिर से बोलिए। मैम जो फर्स्ट वाले में नाम क्या बोल रहा है? यूलोथ्रिक्स बोल रही है मैम। यूलोथ्रिक्स नहीं होगा? हाँ होगा। देखिए बहुत सारे जो एग्जांपल्स है ना एल्गी के जो बचे हुए हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं एल्गी के जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज में जाएंगे। किस में जाएंगे? हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज में जाएंगे, ठीक है। मैं बताने वाली हूँ आपको, तभी मैंने यहाँ पे बस 3 बता के आपको स्टॉप किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे इसका ये मतलब है कि इसका गैमेट वाला जो फेज होगा, इसका कौन सा फेज होगा, गैमेट वाला जो फेज होगा, ये गैमेट वाला फेज क्या करेगा, कम होगा, और डिप्लॉयड वाला फेज यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसको एज इट इज हमने क्या किया है, क्योंकि यहाँ पे डिप्लॉन्टिक वाला डोमिनेट कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डिप्लॉयड लिख दिया है, और यहाँ मैंने क्या लिखा है, हैप्लॉयड लिखा है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, हैप्लॉयड लिखा है, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि डिप्लॉन्टिक है, क्या है, क्योंकि डिप्लॉन्टिक है, तो डिप्लॉयड वाला फेज यहाँ पे डोमिनेट करेगा, और हैप्लॉयड वाला फेज क्या होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये श्रिंक कर रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, ठीक है। तो जो 2n वाला मतलब यहाँ पे अभी अभी जो मैंने आपको क्या किया था, प्लांट बनाया था, अभी अभी जो क्या किया था, प्लांट बनाया था यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे ये स्पोरोफाइट, इसका क्या नाम दिया था हमने, स्पोरोफाइट। क्या नाम दिया था हमने इसका, स्पोरोफाइट, ठीक है। तो इसका जो स्पोरोफाइट वाला फेज है वो यहाँ पे इसका क्या है, डोमिनेटिंग फेज है। क्या है इसका, वहां पे डोमिनेटिंग फेज है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे उसी को डोमिनेटिंग फेज के फॉर्म में बस लिख दिया है, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, जब हम लोग किसकी बात करेंगे, डिप्लॉन्टिक फेज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डिप्लॉन्टिक फेज की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हायर प्लांट्स की तरफ चले जाइए। किधर चले जाइए, हायर प्लांट्स की तरफ चले जाइए। यहाँ पे मैंने लिखा हायर प्लांट्स, ठीक है। और हायर प्लांट्स में हम आंख बंद करके किसका नाम लिख देंगे, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स अभी अभी पढ़ाया तो था मैंने साइकिल, जहां पे मैंने एक प्लांट को बना के और जो पूरा साइकिल आपने ड्रॉ किया था उसमें डोमिनेटिंग फेज क्या था आपका, स्पोरोफिटिक फेज जो था वो यहाँ पे क्या कर रहा था, डोमिनेट करने का काम कर रहा था, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में पहले आपको क्या करना है, हायर प्लांट्स का नाम लिख देना है। हायर प्लांट्स का मतलब जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स का क्या करना है आपको, यहाँ पे नाम मेंशन कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत मतलब सोचने वाली और अलग से याद करने वाली भी बात ये है कि एक एल्गी, अब एल्गी का सिंगुलर क्या होता है, एल्गा होता है, एन
एल्गा, ALGA, ठीक है। एक एल्गा ऐसा होता है दैट इज फ्यूकस, क्या नाम है उसका, फ्यूकस, ठीक है। ये फ्यूकस क्या करता है, ये लाइफ साइकिल शो करने का काम करता है। ये क्या करता है, ये लाइफ साइकिल शो करने का काम करता है। तो ये अपने आप में यहाँ पे क्या हो गया, आपका एक एक्सेप्शनल केस हो गया। क्या हो गया, ये एक्सेप्शनल केस हो गया, ठीक है। अब बात हम किसकी करते हैं यहाँ पे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज की। किसकी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक की। इसको थोड़ा सा मिलाते जुलाते हुए क्या किया जाता है, बराबर बनाया जाता है। ऐसा देखा जाता है, एक स्ट्रेट लाइन भी हम दे सकते हैं, बट वो स्ट्रेट लाइन अच्छा नहीं लगता है, थोड़ी बहुत वहां पे वेरिएबिलिटी की गुंजाइश होती है, तो इसको इस तरीके से करके ड्रॉ कर दिया जाता है, जहां पे ये दिखाया जाता है कि हैप्लॉइड वाला जो फेज है, ये हैप्लॉइड मतलब एन फेज जो है, और डिप्लॉयड फेज जो है मतलब 2n फेज जो है, ठीक है। डिप्लॉयड मतलब 2n फेज जो है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो नाम है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, तो पहले हैप्लॉइड लिख दीजिए, बाद में डिप्लॉन्टिक है तो बाद में डिप्लॉयड लिख दीजिए। और ये दोनों क्या है, वेरी मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, तो हमने वहां पे किसका सिंबल दे दिया है, इक्वल का। मैथ्स में जो आप इक्वल का सिंबल देते हैं ना, हमने वहां पे क्या किया, वही इक्वल का यहाँ पे सिंबल दे दिया है, ठीक है। अब बचा कौन सा, अब ऐसे कॉमन सेंस जो हम लगाना बोलते हैं जिसको, ऐसे सीखिए इस चीज को। पहले मैंने आपको बोला कि एल्गी हमने यहाँ पे लिख दिया, मोस्टली ऑलमोस्ट हमने एल्गी क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, एल्गी के बाद थैलोफाइट्स के बाद क्या आता है, ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म्स, फिर एंजियोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को हमने डाल दिया है डिप्लॉन्टिक वाले में। तो बचा कौन कौन सा, तो एग्जाम्पल ऐसे लिखते हैं इसका। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, जो बचा दो पहले वो कॉपी कर दीजिए यहाँ पे। ब्रायोफाइट्स हो गया, क्या हो गया, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स हो गया, ठीक है। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जो हो गया, उसको किसके एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज के एग्जाम्पल में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं, कुछ एक्सेप्शंस देखने को हम लोगों को मिलते हैं। जैसे अब बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, एल्गी होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, एल्गी होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, इन सब की बात करेंगे, जैसे है किसकी कैटेगरी, एल्गी की। किसकी कैटेगरी है, एल्गी की, जो मैंने आपको सिखाया था एल्गी में, ठीक है। जैसे किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे, एक्टोकार्पस, ठीक है। पॉलीसिफोनिया, SIPHONIA, मैंने आप लोगों को स्पेलिंग सिखा रखा है, पॉलीसिफोनिया। और एक जो मैंने आपको क्या सिखाया था, जो जायंट एल्गी थी वहां पे, उसका क्या नाम था यहाँ पे, केल्प। अब ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कौन से टाइप का लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, ये हमारा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करने का काम करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पे मेन जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वो किससे पूछे जाते हैं, कि कौन सा एग्जाम्पल है, कौन किसको शो करता है, कौन किसको नहीं शो करता है, ठीक है। और फ्यूकस जो है, अब देखिए फ्यूकस क्या है, एल्गी है। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल में एक तरीका और ट्रिक, या जो भी आप बोल सकते हैं वो समझ जाइए आप। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो यहाँ दिमाग खराब करके रखा हुआ, वो किसने करके रखा हुआ, एल्गी ने। बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कैसे एग्जाम्पल्स लिखते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला थैलोफाइट्स फॉर हैप्लॉन्टिक, ठीक है। उसके बाद थोड़ी एडवांसमेंट की तरफ जब हम चलते हैं, दैट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, और फिर जब जर्नी आगे बढ़ाते हैं दैट इज डिप्लॉन्टिक। तो बचा क्या हमारा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। बट हाँ, एल्गी में हमें क्या करना होता है, यहाँ थोड़ा बारीकी से देखना पड़ता है, इन सब में बहुत ज्यादा वेरिएशंस है। एल्गी की कैटेगरी है फ्यूकस,
एक ऐसी बैकवर्ड कैटेगरी जो आगे जाके डिप्लॉन्टिक लाइफ फेज को शो करने वाला, बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में, ठीक है। और कुछ इसके एग्जांपल्स ऐसे थे जो यहाँ से कहाँ चले गए, आपके सीधा हैप्लोडिप्लॉन्टिक में शिफ्ट हो गए, जैसे एक्टोकार्पस हो गया, पॉलीसिफोनिया हो गया, केल्प हो गया, ये सारे एग्जांपल्स आपके किधर चले गए हैं उठ के, ये सारे एग्जांपल्स आपके हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में चले गए हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? मैम सारे जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल और एंजियोस्पर्म का एग्जांपल आएगा डिप्लॉन्टिक में। हाँ ऑलमोस्ट, एक आधा कहीं कहीं से क्या होते हैं एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं, बहुत कम, जिसको आप रेयर बोल सकते हैं ना, बहुत रेयर जो होते हैं वही क्या होते हैं यहाँ पे हमें अलग से देखने को मिलता है, नहीं तो बाकी ऑलमोस्ट, जैसे मैंने आपको जब अलग से पढ़ाया था बारी बारी से, तो आपको याद होगा मैंने उसका स्पोरोफिटिक फेज जो भी फेज था या फिर उसका गेमेटोफाइटिक फेज सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो वहां पे मैंने आपको इस चीज को बताया था कि ये कैसा और किस टाइप का क्या करते हैं, लाइफ साइकिल को शो करने का काम करते हैं, ठीक है। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। तो इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, अब जब मैंने इतना बोला ना तो उसके बाद जितने बच्चे बच्चे खुचे हैं वो लीव करना स्टार्ट कर देते हैं, कोई बच्चा लीव नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारा सेल चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, उसका रीजन सुन लीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑल ओवर इंडिया में जितने केंद्रीय विद्यालय हैं मोस्टली सबसे पहले वो सेल चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दिल्ली के सारे स्कूल बहुत सारे, क्योंकि रीजन ये 9th क्लास में आपने सेल पढ़ा होता है, और सेल को पढ़ने के बाद फिर हम क्या करते हैं, सेल साइकिल पढ़ते हैं। सेल साइकिल पढ़ने का क्या फायदा, आप देखिए मैंने यहाँ मियोसिस लिख दिया, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा अभी तक कोई टॉपिक पढ़ाया हो जिसमें माइटोसिस मियोसिस इसका जिक्र ना हो। तो पहले अगर मैंने वो चैप्टर्स करा दिए होते तो मुझे नहीं लगता कि आपको बार बार मुझे इतना टाइम वेस्ट कर करके समझाने की जरूरत थी। तो खैर वो अब क्लियर हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप में से अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए मेरे से, किसी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए मेरे से। एक जो स्टूडेंट थे उस दिन जो बोल रही थी कि मैं टारगेट बैच में हूँ, आप में से कोई ऐसा है जो सिर्फ टारगेट के लिए पढ़ाई कर रहा है? अभी जितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? नो मैम। नो मैम। सारे रेगुलर बच्चे ये फाउंडेशन के, ठीक है ठीक है। तो यहाँ तक में मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट होगा। अब टाइम है असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखने की, तो पिछली क्लास में भी मैंने वही बात बोली थी, आज भी मैं वही बात बोल रही हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस लिखिए आप इन सब टॉपिक के लिए, वो कम है हमारे लिए आज के दिन में, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके कंसर्न, तो थोड़ा ध्यान से बारीकी से कीजिएगा। और कितने क्वेश्चंस का डेटा गया अभी तक आपका इस चैप्टर में? मैम 100 हो गया। एग्जैक्ट 100 है हर बच्चे का? यस। हाँ तो ठीक है, 101 से स्टार्ट कीजिएगा, बहुत अच्छा डेटा है, एक क्वेश्चन से आप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सारे चैप्टर से 100 कीजिएगा। तो मैंने सही बोला था कि 2500 क्वेश्चन जाएंगे, 2500-3000 के करीब में क्वेश्चन होते हैं। देखिए तो आज मैं क्या कर रही हूँ, इसके बाद आप लोगों को यहाँ से असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। उसको लिखना स्टार्ट कीजिए 1 by 1 करके। यहाँ पे पहले लिख लीजिए, एक्सप्लेन नेचर ऑफ both layers of फॉलोइंग ग्रेन्स। क्वेश्चन समझ आया आपको? यस मैम। एक्साइन और इंटाइन का नेचर लिखना है। हाउ मेनी types of cells
are present in a pollen grain briefly explain their functions. क्वेश्चन का आंसर सुन लीजिए, लिखना आपको खुद से है. How many types of cells are present in a pollen grain? There are basically two types of cells which are present in pollen grain. One is generative cell and another is जनरेटिव सेल के बाद वेजिटेटिव सेल. जनरेटिव सेल लिख के डैश देंगे, उसका फंक्शन आप ये लिखेंगे, इट पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन. ठीक है. देन फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेजिटेटिव सेल लिखेंगे, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग नरिशमेंट या फिर इट स्टोर्स रिजर्व फूड फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जनरेटिव सेल. ठीक है, ऐसे करके आपको लिख लेना है, मैंने बता रखा है. इसका थर्ड का लिखिए, मेंशन the secretion of mast cells. Mention the secretions of mast cells. हिस्टामिन लिखना है यहाँ पे आपको. Which special रहने दीजिए. Which cell is responsible for, क्योंकि आप इससे ये भी सीखेंगे कि ग्राफ्ट किसको बोलते हैं, इस वजह से मैं ये क्वेश्चन दे रही हूँ, बाकी और मेरा कोई मोटिव नहीं है. मैंने लिखा है GRAFT. Which cell is responsible for graft reaction? Is responsible for graft rejection, मतलब graft rejection के लिए कौन सा सेल रेस्पॉन्सिबल है. यहाँ पे आपको आंसर लिखना है T हेल्पर सेल. ठीक है. पांचवा क्वेश्चन लिखिए. आंसर भी साथ के साथ मैंने बता दिया है, बस आपको लिखने का तरीका सीखना है इसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. अगला क्वेश्चन लिखिए. डिफरेंशिएट बिटवीन all the types of life cycles in plants. अगला क्वेश्चन लिखिए. रिप्रेजेंट complete लाइफ साइकिल ऑफ. इसमें आपको हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक के बीच में डिफरेंशिएट करना है 5वें नंबर के क्वेश्चन में. रिप्रेजेंट कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पोर्स. ये मैंने आज फर्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया है. ठीक है. अगला क्वेश्चन लिखिए. What is the significance of presence of sporopollenin? SPOROPOLLENIN. What is the significance of presence of sporopollenin in
external layer of pollen grains। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये नेचर में इसको बहुत टाइम तक रेसिस्ट कराने का काम करता है, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन क्या है, मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल इन द नेचर है। यहाँ पे आई मिस हो गया, एन के बाद आई लिख लीजिए, स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, मैम इसमें पोलन विएबिलिटी टर्म यूज कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, पोलन विएबिलिटी मेंशन कर सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन लिखिए। differentiate between intine and exine। दो डिफरेंस आएगा दोनों में। intine is the internal layer and exine is the external layer। intine is made up of cellulose and pectin and exine is made up of स्पोरोपोलिनिन। एक जर्म पोर का भी लिख सकते हैं कि जहां एक्साइन एब्सेंट होगा वहीं पे क्या होगा, या फिर ऐसा लिख सकते हैं एक्साइन क्या है आपका, रिजिड है, बिल्कुल रिजिड पूरा का पूरा कवरिंग है, जबकि ये क्या है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये डिफरेंसेस लिखना आपको इसके बीच में। 9th क्वेश्चन लिखिए। शो ऑल द important essential and non-essential parts of flower। ठीक है, आपको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर शो का मतलब ये डायग्राम बनाना है आपको इसमें, और अलग अलग जो बनाएंगे उसमें लेबल करेंगे कि कौन सा एसेंशियल है कौन सा नॉन एसेंशियल है। ठीक है, लास्ट लिख लीजिए। मैम क्वेश्चन नंबर 6 में भी लेबल डायग्राम ही बनाना है ना? हाँ, जो फर्स्ट में आ जाते के साथ समझाया ना वो साइकिल बनाना है इसमें। ठीक है, ये तो जो पहले फर्स्ट क्लास में जो आपको पूरा, हाँ उसमें लिख के एक्सप्लेन नहीं ना करना? नहीं नहीं, लिख के नहीं एक्सप्लेन करना, लिख के तो आप कर लेंगे एक्सप्लेन, नोट्स बनाया होगा उसमें कर लिया होगा आपने। ठीक है, बहुत ज्यादा लेंदी करने, मैंने आपको पहले ही बोला ये सारे क्वेश्चंस नीट के लिए तैयार कर रहे हैं आप, तो उसी तरीके से आपको टू द पॉइंट आंसर्स रखने हैं इसके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। हाफ पैंट तो पहन ले है। एलर्जी and immunity। define allergy and immunity। immunity और एलर्जी दोनों को क्या करना है आपको, डिफाइन करने का काम करना है।